हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आज बात करूंगा। टॉपिक आज का ये होगा, द इम्पैक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ राहुल गांधी एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेल्शन फ्रॉम लोकसभा। जिस तरह से उन्हें सज़ा हुई और जिस तरह से उन्हें विद इन फ्यू आवर्स एक्सपेल कर दिया गया पार्लियामेंट से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, ये तो एक आम लोगों में अब सोच आ गई कि बहुत जल्दी में और बहुत बौखलाहट में ये डिसीजन लिया गया। रूलिंग पार्टी शुरू ही से घबराई हुई थी, क्योंकि उन्होंने अडानी का मुद्दा ऐसा उठाया जो कॉमन आदमी की समझ में आ रहा है। जैसे पहले बहुत से मुद्दे थे, राफेल और दूसरी चीज़ें, वो आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो आम आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और लोग इसे समझ रहे हैं। तो इसी से घबराए हुए पहले तो इन लोगों ने शुरू किया कि साहब, राहुल गांधी ने जो वो दूसरे मुल्क में जा कर के मुल्क की बेइज्जती की, उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें यह माफ़ी मांगनी चाहिए। जबकि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने वो सब कुछ कहा जो उन्होंने यहाँ पार्लियामेंट में भी कहा और पब्लिक में भी कहा। एनी हाउ, उसमें कुछ मुश्किल आ रही थी और वो चूँकि जो उन पर चार्जेस लगाए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका पार्लियामेंट में आपको जवाब दूंगा, और वो तैयार थे पार्लियामेंट में बोलने के लिए। तो जब वो बोलने के लिए तैयार हुए तो अब तो उन्हें फेस करना, जो सच्चाई सामने आती, जिस तरह की बातें होती, उससे ज़्यादा घबराहट बढ़ी। और देखिए क्या ड्रामा, क्या तमाशा कहिए कि ये 2 साल पुरानी बात है। कर्नाटका में उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी जी ने, कि जितने भी लुटेरे पैसा लेकर के भागे हैं इंडिया से, उन सब के नाम के साथ मोदी है। ये ऐसे ही था जैसे कि पहले ये कहा जाता था, शुरू में तो ये कहा गया कि जितने आतंकवादी हैं सब मुसलमान हैं, लेकिन जब दबाव पड़ा तो ये कहना शुरू किया बहरहाल कि जितने आतंकवादी हैं वो, पहले तो ये था कि जितने मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं, फिर ये हो गया कि नहीं, जितने आतंकवादी हैं वो सब मुसलमान हैं। उसी तरह से इसे बनाया गया। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो लोग वहाँ पर पहुँचे, जो पैसा लेके भागे, उनके साथ मोदी है। उन्होंने मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई बात नहीं कही। मोदी जी पे ये चार्ज नहीं लगाया कि वो पैसा लेके भागे, और ना ऐसा है। मोदी जी को सब जानते हैं, ही हिमसेल्फ इज़ वेरी क्लीन, लेकिन प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं। तो इन्हें घबराहट ये थी कि जब ये वहाँ बोलेंगे तो बहुत मामला बिगड़ेगा। अब देखिए किस हद तक हम जाते हैं। विद इन फ्यू आवर्स उन्हें घर लोकसभा से एक्सपेल कर दिया, और उसके एक दिन के अंदर ही उन्हें नोटिस दे दिया कि आप अपना रेजिडेंस घर खाली कर दीजिए। खैर, वो भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इससे किसका फ़ायदा होने वाला है। जो ये तो सही है कि इन्होंने उसे रोक दिया कि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाहर ही से जाते हैं। तो वो उस पब्लिक के सामने जाएगा जो इन पार्लियामेंटियन को वहाँ भेजती है, और वहाँ अपनी बात रखेगा। बात यहाँ अभी रुकने वाली नहीं। अब बीजेपी किस हद तक जा रही है, इसे बनाना कोई कोशिश हो रही है कि ओबीसी वर्सेस अदर्स, कि ये तो ओबीसी का बेइज्जती है, ओबीसी के ऊपर अटैक है। क्या मोदी जो वर्ड है, मोदी जो सरनेम है, ये ओबीसी से जुड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं। नीरू मोदी हो या एक बहुत पहले पीलू मोदी हुआ करते थे, जो गले में एक पट्टा डाल के आए थे एक बार कि मैं सीआई एजेंट हूँ, क्योंकि उन पर चार लगता था, वो पट्टा डाल के आए। क्या वो तो दोनों हिंदू भी नहीं है। व्हाट टू से ऑफ कास्ट, ओबीसी, आप उन्हें ओबीसी। तो ये इस तरह के गेम आज ही पार्लियामेंट में ये हुआ है कि जितने ओबीसी के मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा साहब ये तो हमारी बेइज्जती है, हमारे समाज की बेइज्जती। अरे भाई, नंबर एक तो वो जिन मोदी जो है, इट इज़ ए सरनेम,
इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी कास्ट और रिलीजन, ये याद रखिए। तो ये जो गेम है ओबीसी वर्सेस करने का, ये चलने वाला नहीं है और ना इस पर ओबीसी इकट्ठा होने वाले हैं। और अगर ओबीसी इकट्ठा ही हैं तो ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव तो लीडर्स बहुत हैं, अलग अलग राज्य भर हैं आपके यहाँ, उधर बिहार में हैं नीतीश जी हैं, इधर अखिलेश जी हैं, और बहुत से हैं जो ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ देम इज विद द अपोजिशन पार्टीज। तो ये आप इसमें टाइम ख़राब कर रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आइए इस बात को कि आपने कर्नाटका को गुजरात चूँकि आपको सूट करता है, गुजरात में किसी मोदी ने जो अपने सरनेम में मोदी लगाता है, कोर्ट में जाता है और उन्हें इतनी बड़ी सज़ा कि 2 साल जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो आपको दे दी गई और उस पर जुर्माना भी लगाया। नंबर 1 तो वो केस होना चाहिए था कर्नाटका में, और आइंदा भी ये ध्यान रखा जाए कि जहाँ का केस है, जहाँ कोई वारदात हुई है, उसी स्टेट के अंदर या उसी सिटी के अंदर कोर्ट केस होना चाहिए, ना कि दूसरी स्टेट में। कोर्ट के ऊपर कोई लाछन नहीं लगाया जा रहा, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि गुजरात इज डोमिनेटेड बाय व्हाट, और गुजरात ही में केस क्यों हुआ, और क्या इतना बड़ा सीरियस केस था जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए? इससे कोई भी आदमी इत्तेफाक नहीं कर रहा है। अगर देना था 1 महीना 2 महीने की देते आपने तो सोच करके 2 साल इसलिए दिया कि उससे वो पार्लियामेंट से निष्कासित हो जाएं, और वे पार्लियामेंट में जो वो एक्सपोज करने वाले थे मोदी जी के और अडानी जी का रिश्ता बना करके अडानी जी के करप्शन की बात करते, उसे रोकना था, वो रोक दिया गया। लेकिन यहाँ मामला तो रुकने वाला नहीं है। अब आइए आगे, इसका इम्पैक्ट राहुल गांधी की पर्सनैलिटी या लीडरशिप पर क्या होगा या कांग्रेस पर क्या होगा। देखिए तो नज़र आ रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है जिससे राहुल गांधी को एक्सपोनेंशियल पॉपुलैरिटी बढ़ी है, यानी बड़ी तेज़ी के साथ पॉपुलर हुए हैं, ना कि उनकी इससे कोई बदनामगी या उनकी लीडरशिप में। पहला काम तो उन्होंने जो पद यात्रा की उससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई, और उन्होंने वो इश्यूज उठाए जो किसी की हिम्मत नहीं थी। चाहते सब बहुत लोग थे, लेकिन बेचारे बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, उन्होंने वो हिम्मत दिलाई और लोग सड़कों पर आकर के अब अपनी बात कह रहे हैं। उसी तरह से जो इन्होंने ये करप्शन का मुद्दा उठाया, आप करप्शन की बात करते हैं कि हम तो ज़ीरो टॉलरेंस करते हैं, कर्नाटका में आपके साथ करप्ट हैं, हिमाचल आसाम का जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं, वो बीजेपी में आ गया, और वो अब अपने को ज़्यादा लॉयलिस्ट दिखाने के लिए वो काम कर रहा है जो कि उस स्टेट को और मुल्क के लिए बहुत बेहतर नहीं है। और बहुत जिस तरह से वो वहाँ टारगेट हो रहे हैं, वो कहते हैं अभी तो मैंने 2000 कुछ मदरसे बंद करे हैं, मैं तो सारे मदरसे बंद करूँगा। क्या आपको ये राइट है? एनी हाउ, तो उन पर तो कोई एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, और ये आप कहते हैं करप्शन टॉलरेंस हमारी ज़ीरो है। तो ये तो भूल जाएं कि इस इशू पर राहुल गांधी को ये डाउन करेंगे। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। अब आइए दूसरी तरफ, अपोजिशन अभी तक उतना यूनाइटेड नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ रीजनल पार्टीज हैं लाइक ममता, केसीआर, अखिलेश और इसी तरह से कुछ और लोग हैं, केजरीवाल ख़ास तौर से, जो ये फील कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ जाने से उनका अपना वोट बैंक का मामला खिसक सकता है और उन्हें नुकसान हो सकता है। लिहाजा वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा अलायंस बनाए जिसमें कांग्रेस ना हो और कांग्रेस को छोड़ करके वो अलायंस करके बीजेपी को हराए। जहाँ तक सवाल बीजेपी के हराने का, उस मामले में वो सब लोग भी इसी व्यू के हैं कि हमें चेंज ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को सेंटर में, और उसकी तरफ हम काम करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है हिंदुस्तान में कि या तो कोई पार्टी अकेले में सर्वाइव करे, आइदर दे हैव टू गो विद एनडीए और दे हैव टू गो विद कांग्रेस। अगर अपोजिशन है
तो वो कांग्रेस के बगैर कोई भी अपोजिशन यूनिटी मुमकिन ही नहीं है। देखिए अब होता क्या है कि वही लोग जो बिल्कुल तैयार नहीं थे, हालांकि कांग्रेस ने गलती की थी जब आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वाज अरेस्टेड, जो इतना ईमानदारी के साथ एजुकेशन में काम किया, तो उस वक्त कांग्रेस को जो सपोर्ट में आना चाहिए था नहीं आई, बल्कि उसके एक्शन को सपोर्ट किया। लेकिन उसके बावजूद वी आर हैप्पी, वी कॉन्ग्रेचुलेट टू केजरीवाल कि केजरीवाल, ममता, तेजस्वी, अखिलेश और जितने केसीआर, जितने भी लोग थे, सब एक साथ राहुल की सपोर्ट में आ गए। वो इसलिए भी आ गए कि उन्हें अब ये अंदाज़ा हो गया कि जब राहुल के ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है तो इनका तो कोई हैसियत ही नहीं है। और यही नीयत भी नज़र आती है कि अब तक तो ये था कि मुल्क में कांग्रेस को वाइप आउट करना हिंदुस्तान के नक्शे से, लेकिन अब इनकी नीयत ये नज़र आ रही है कि जितनी भी अपोजिशन है, जो भी इनसे डिफ़र करता है, उन सब को वाइप आउट करना है। और ये एहसास अपोजिशन जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्हें हो गई। लिहाजा अब ये सवाल कांग्रेस को बचाने का नहीं, उनको अपने बचाने का मामला आ रहा। मैंने तब भी कहा था कि अगर बीजेपी दोबारा आती है 2024 में तो कांग्रेस तो सर्वाइव करेगी, बिकॉज इट इज़ नेशनल पार्टी। लेकिन ये याद रखें रीजनल पार्टीज कि ये हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो जाएंगी, चूँकि उनकी नीयत है कि पहले रीजनल पार्टीज को ख़त्म करें और फिर कांग्रेस से निमटते रहेंगे। और रहा कांग्रेस की एक हिस्ट्री है, कांग्रेस ने लोगों को जोड़ा है, हर कौम के, हर कास्ट के, हर मज़हब के, हर सोच के लोगों को एक जगह लाई और उन्हें यूनाइट करके ही आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ादी अचीव करी, कामयाब हुए। हाँ, जैसा मैं पहले भी बार बार कहता हूँ, कांग्रेस बीच में भटक गई थी, लेकिन अब जो अंदाज़ा हो रहा कि राहुल गांधी उसी कांग्रेस को जिंदा कर रहे हैं जो वो कांग्रेस थी जिसने मुल्क के लिए जान दी और मुल्क को आज़ाद कराया। आप देखिए कितना बड़ा मजाक है, नेहरू का खिलाफ आप जो चाहे बोल देते हैं, आप मुसलमानों के लिए कि लाठी मारो, जाने क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, मंत्री आपके, दूसरे मंत्री कहते हैं इतने बड़ी पोजीशन पे होते हैं कि इधर स्विच दबाओ करंट वहाँ लगना चाहिए, तो उस सब पे तो किसी का दिल हर्ट नहीं होता। इस मामले में इतना हर्ट हुआ कि 2 साल की सज़ा हो गई, उस मामले में कोई सुनवाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तो अगर इस वाकई आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि लोग ये सब बोलना छोड़ दें, तो मैं कह सकता हूँ कि 80% बीजेपी के जो मेंबर थे पार्लियामेंट के और 10% कांग्रेस के ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने इस तरह की बातें की। तो पहले उन 80% पे भी आप एक्शन लीजिए, उन्हें भी एक्सपेल करिए और आइंदा के लिए उन्हें समझाइए कि इस तरह की बातें न करें। आज भी आपके मंत्री जिस तरह की बातें माइनॉरिटी को, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में तो कोई मुसलमान बहुत दमखम का भी नहीं बेचारा, वो तो कुछ एनसीपी के साथ है, कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ औरों के साथ है। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई, 4-6 महीने हुए होंगे, 40 से ज़्यादा रैलीज हो चुकी और उन 40 के 40 में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, कभी कहा जाता है वही शादी की बात होती है, कभी ज़मीन की बात होती है, कभी उनके रोज़गार से उनसे साथ बिजनेस करने की बात होती है कि सबको बैन किया जाए। आखिर ये क्यों? क्या आप पे कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहा? तो ये मुद्दा चला, 2 बार आ गया, लेकिन अब नहीं लगता कि 24 में ये मुद्दा चलेगा। उसकी वजह यह है कि अब तक तो सिर्फ मुसलमान ही पिट रहा था, मुसलमान ही सोचता था और वो हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, इन्होंने पोलराइज कर लिया, 15% की दहशत दिखा करके 85% हिंदू को एक तरफ ले आए। लेकिन अब हिंदू खड़ा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि अब तक हमारे राइट्स के ऊपर था, अब उनके राइट्स के ऊपर अटैक हो रहा है। अब वो जो भी कोई, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो भी गवर्नमेंट के रास्ते में आ रहा है उसे एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो आपको ये मंत्र जपना पड़ेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सबको साथ लेकर के। हिंदू मेजॉरिटी है, वो अपर हैंड रहेगा नो डाउट, मुसलमान माइनॉरिटी है, वो छोटे भाई हैं।
आप उन्हें छोटे भाई की तरह ट्रीट करें, वो बड़े भाई की तरह आपकी इज्जत करें। किसी के मज़हब के ऊपर कोई अटैक ना हो, किसी के गुरुओं के ऊपर कोई बात ना हो, किसी के वर्ड्स जो आस्था को कोई ठेस ना पहुंचाए, ये सब हमें करना चाहिए। क्योंकि सेकुलर का मतलब ये नहीं कि हम मज़हब से दूर हो जाएं। सेकुलर का मतलब है एक दूसरे के मज़हब को टॉलरेट करें, सबको उसका जो हक है, कानूनी हक है, वो मिले। और मुसलमान भी कोई, माफ़ कीजिए, आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो चैरिटी नहीं चाहता है, वो चाहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके राइट्स हैं वो उसे दे दिए जाए। और उसके लिए सब पार्टीज बराबर हैं, ये मैं पहले भी कह चुका। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हो रहा है, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ बोलें, और बोलेंगे, और राहुल गांधी उसे लीड दे रहा है। राहुल गांधी इस लीडरशिप को निभाएगा और निभा रहा है। तो ये मुझे कहना था कि हम ईमानदारी के साथ काम करें। एक आइडियोलॉजी बेस्ड जो पार्टी, राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं पार्टी के नहीं, मैं सोच रहा हूँ सब एक आइडियोलॉजी के लोग साथ हैं, वी एग्री। तो वही चीज़ है अपोजिशन को, कि अपोजिशन को भी एक आइडियोलॉजी शुड बी, द पार्टी शुड बी आइडियोलॉजी बेस्ड। अगर आइडियोलॉजी नहीं तो फिर आप भटक जाएंगे, जैसे कि अब तक हुआ। ज़्यादातर जो बीजेपी में लीडर्स हैं वो सब कांग्रेस से शिफ्ट हुए, क्योंकि कांग्रेस में आइडियोलॉजी को भूल गए थे, वो बीच में भटक गए थे। अब राहुल गांधी कोशिश कर रहा है, एंड वी होप ही विल सक्सीड, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच। ये आज मुझे